नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का टैगोर स्कूल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में 13.2 एक्सरसाइज में हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का और 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो 60% हिंदी पढ़ते हैं। तो ध्यान से देखना, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता। तो वैसे तो आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, लेकिन हम PH लिखेंगे, हिंदी को हम H से लिखेंगे। परसेंटेज में दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 60% है। तो 60% का मतलब होता है बटे में 100। तो ये आंसर आएगा 0.6। 0 से 0 कटेगा, 10 का भाग करेंगे 0.6 आएगा। इसके बाद में अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता को हम लिखेंगे PE। अब वो दे रखी है 40%, तो 40/100। तो ये आएगा हमारे पास 0.4। फिर आगे लिखा हुआ है दोनों को पढ़ने वाले, दोनों को पढ़ने वाले। तो ये आपको पता होना चाहिए, दोनों को पढ़ने वाले को हम दोनों पढ़ते हैं, इंग्लिश का भी पढ़ता है और हिंदी का भी पढ़ता है। तो उसको हम लिखते हैं PH/E। और वो दे रखा है 20% है, तो 20/100। तो ये आएगा 1/5। मतलब अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 0.2 आएगा। ठीक है। अब आपसे इसमें पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में 16 नंबर में, फर्स्ट में ये तो आपको इतना दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा है जो ना तो हिंदी का और ना ही अंग्रेजी का। तो ध्यान से देखना, हिंदी का नहीं पढ़ना है तो H पे क्या आएगा, बार। इसमें बोला है और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। और इंग्लिश का भी नहीं पढ़ना है तो E पर भी क्या आएगा, बार। ये पूछा आपसे। तो मुझे ये बताओ, आपको डी मॉर्गन थ्योरम आनी चाहिए। डी मॉर्गन थ्योरम में हम लिख सकते हैं इसे, अगर दोनों का बार मैं एक साथ लिखता हूँ, E और H का अगर बार एक साथ लिखेंगे तो ये साइन बदल जाता है। और अब ये आप लोगों को ये कहाँ से लिखा है हमने, डी मॉर्गन थ्योरम से, डी मॉर्गन प्रमेय से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि PE बार जो होता है वो होता है 1 - PE। इस फॉर्मूले से हम यहाँ देखिए क्या लिखते हैं, 1 - PH यूनियन E। अब आपको यहाँ पर PH यूनियन E का फॉर्मूला आना चाहिए। अब ये फॉर्मूला भी आपको पता है क्या होता है, PA यूनियन B का जो फॉर्मूला 11th क्लास में हमने पढ़ा है, A या B की प्रायिकता। तो ये होता है P of A + P of B और -P of A इंटरसेक्शन B। यहाँ हमारी घटनाओं के जो नाम है जैसे रिप्रेजेंट कर रखा है E और F से, सॉरी E और H से। तो 1 - ये आएगा P of H + P of E। A की जगह मैंने H लिखा है और B की जगह E लिखा है, -P of H इंटरसेक्शन E। अब इन सभी का हम मान रखेंगे तो 1 - PH, H का कितना हमारे पास 0.6 है, E का कितना है 0.4 है। और इसमें से हम 0.2 को घटाएंगे तो यह आएगा 1 - 0.6 और 0.4 कितना हो गया, ये 1 - 0.2। तो ये आएगा 1 - 0.8। तो फाइनली आंसर आएगा 0.2। ये था फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें वो ना तो इंग्लिश का अखबार पढ़ती है और ना ही हिंदी का। ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट देखिए, B, उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सेकंड पार्ट है उसमें देखते हैं।
इसमें लिखा हुआ है बी पार्ट में, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हमें पहले से ज्ञात है, ध्यान से समझना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। एक चीज़ पहले से ज्ञात है, दूसरी हमें ज्ञात करनी है, तो ये तो वो होगी ना सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो मैं यहाँ दो घटनाएं मानता हूँ, वैसे हमारा लिखा हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ ध्यान से देख लेना। एक घटना जो है वो पहले से ज्ञात है हमें, यदि हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। अब ये आपको पता होना चाहिए कि जिसकी प्रायिकता, जिस घटना की हमें पहले से जानकारी हो उसको हम कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो हिंदी को हम नीचे लिखेंगे। क्यों लिखा है समझ आ रहा होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको ये पता होना चाहिए कि जिस घटना की हमें पहले से जानकारी हो उस घटना को हम नीचे लिखते हैं, और जिसकी ज्ञात कर रहे हैं उसको ऊपर लिखेंगे। अब इसका फॉर्मूला आपको आता है P ऑफ H इंटरसेक्शन E, और भाग में आएगा P ऑफ H। तो अब मुझे बताओ P ऑफ H इंटरसेक्शन E कितना है, वहाँ देखो कितना है, 0.2 है, और H की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6 है। तो यहाँ से आंसर आएगा 1/3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में देखिए क्या पूछे, ये सेकंड था। थर्ड में आपसे पूछा है, यदि वह अखबार अंग्रेजी का पहले से पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब अभी जो किया ना उसका उल्टा है। अभी सी में आपको करना है, यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता। और इसे हम लिखेंगे, वही बात जो हमें पहले से ज्ञात है हम उसको नीचे लिखेंगे, और जो ज्ञात करना है उसको ऊपर। तो H/E की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिखते हैं H इंटरसेक्शन E, और बटे में इस बार आएगा P ऑफ E। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.2 है, और E की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.4 है, तो यहाँ से आएगा 1/2, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि पासों का एक जोड़ा, मतलब दो पासे फेंकने आपको, ठीक है, पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए केवल सम नहीं है, अगर केवल सम होता तो मैं बताता हूँ आपको, केवल अगर सम होता ना तो क्या करते, और इसमें लिखा है वो संख्याएं सम होनी चाहिए जो अभाज्य। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए अभाज्य सम संख्या होती कौन सी है, अभाज्य सम संख्या। तो अभाज्य सम संख्या 2 होती है, और इसके बाद में जितनी भी सम संख्या है वो अभाज्य नहीं होती है ना। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन इस प्रकार आता तो कि दोनों पर सम अंक आने की प्रायिकता। तो मुझे ये बताइए, दोनों पर 2-2 आ जाए, दोनों पासों पे 2-2 आ सकता है, दोनों पर 4-4 भी आ सकता है, और दोनों पर 6-6 भी आ सकता है। तो ये कितने हो गए, 3, और कुल कितने होते हैं, 36। कुल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना होता है, 36 होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा हमारे से, इसमें ये पूछा गया है कि दो पासों को उछालते हैं हम। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, दो पासों को उछालने पर जो सैंपल स्पेस है उसमें कितने एलिमेंट बनेंगे, 6 गुणा 6 कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितना आएगा, 36। फिर इसने बोला है कि दोनों पासों पर, दोनों
पासों पर अभाज्य सम संख्या होना या आना। तो मुझे ये बताइए आप अब कि दोनों संख्याएं सम भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए, तो ऐसे कितने परिणाम होंगे? एक ही होगा। अगर इसकी प्रायिकता की बात करें तो अनुकूल घटना हमारे पास एक है और कुल कितनी है? 36 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये एक बात बता दूं मैं, 17 नंबर क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी राइट होगा। ठीक है, अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। एक्सरसाइज चल रही है 13.2। तो 18 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और एक बार हम मान लेते हैं, माना ए व बी स्वतंत्र है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं तो पहले से आपको ये पता होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी है ना, वो गुणन नियम से P ऑफ A इंटू P ऑफ B के बराबर होगा। ये हमें पहले से पता होना चाहिए, है ना? है तो अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से ध्यान से देखो, हमें इसे हल करते हुए चलना है और फिर आंसर आना चाहिए ना। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से देखना, इसमें लिखा हुआ है, इसने एक ऑप्शन में लिखता हूं मैं बी, उसमें लिखा हुआ है ए डेस और इंटरसेक्शन बी डेस। ठीक है, थोड़ा इसमें मिस प्रिंट लग रहा है क्योंकि ना तो बीच में इंटरसेक्शन लिखा हुआ है और ना ही यूनियन लिखा हुआ है। तो चलो अभी देख लेंगे, है ना। एक बार हम इंटरसेक्शन से करते हैं। तो मुझे आप ये बताओ, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है और ये डेस लिखे हुए हैं तो इसको मैं किस प्रकार, डी मॉर्गन थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूँ? डी मॉर्गन प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं? इसे मैं लिख सकता हूँ P ऑफ A और B, बीच में यहाँ अब साइन हो जाएगा यूनियन का और दोनों पे बार लगेगी। यहाँ डेस की जगह मैं बार लगा देता हूँ, एक ही बात है। अब मुझे ये बताओ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ P ऑफ, या इसे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, क्या लिखेंगे? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। अब ये कहाँ से लिखा है? ये सिंपल सी बात है, P ऑफ E बार बराबर होता है 1 माइनस P ऑफ E। इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब ध्यान से देखो आप कि हमें 11th क्लास में इसका फॉर्मूला पता है, 1 माइनस P ऑफ A प्लस P ऑफ B और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हमने मान रखी है तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? P ऑफ A P ऑफ B लिखूंगा, है ना। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, माइनस को अंदर भेज देंगे अभी, 1 माइनस P ऑफ A, फिर ये माइनस यहाँ आएगा तो माइनस P ऑफ B, फिर माइनस है, पर इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? ये देखो, यहाँ से मैं लिखूंगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये मैंने इसकी जगह लिखा है और इसे देख कर लिखा है। तो ध्यान से देखो, अब अगर एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ P ऑफ B है तो इसमें भी तो P ऑफ B है, तो P ऑफ B कॉमन आएगा। हाँ, यहाँ एक चीज़ देखना कि ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस, ये प्लस माइनस हो गया, लेकिन ये माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। थोड़ा मिस्टेक हो गया, सॉरी। अब ध्यान से देखो, यहाँ मैं लिखूंगा, इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ P ऑफ B है, इसमें भी P ऑफ B है, तो 1 माइनस P ऑफ A, इसको आप एक बार ऐसे ही रहने दो। यहाँ अगर मैं माइनस P ऑफ B कॉमन लेता हूँ, माइनस P ऑफ B मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा वो देखना। यहाँ ये आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ प्लस है तो यहाँ आपने प्लस से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस बचेगा, क्योंकि एक प्लस के पास कितने माइनस होते हैं? 2, तो एक आपने बाहर लिख दिया। P ऑफ B बाहर चला गया तो अंदर क्या आएगा? P ऑफ A, ये बचेगा। अब एक बात बताइए आप मुझे कि यहाँ ब्रैकेट लगाने से कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रैकेट लगाने से। तो ये देखिए, अब ये और ये ब्रैकेट सेम है, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसके बाहर 1 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से 1 माइनस P ऑफ A कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ क्या बचेगा? 1। यहाँ माइनस है, आगे क्या है? P ऑफ B,
और ध्यान से देखो ये तो बाहर कॉमन चला गया। तो एक चीज़ देखो आप, ये मैंने जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन, वहाँ से मैंने इसको लिखा था इतने को, और ये कौन सा पार्ट था हमारे पास, LHS। तो उस ऑप्शन का जो RHS है वो यही है। इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, पर ये कब सही है, जब A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो एक बार हम लोगों ने मान के रखा है कि A और B स्वतंत्र है, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। अब ये सही कब हुआ है, जब ये स्वतंत्र है। तो हम लिख सकते हैं कि A और B स्वतंत्र घटनाएं है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 13.2 कंप्लीट हो गई है। अब हम थोड़ा थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे और उसके बाद बात करेंगे 13.3 एक्सरसाइज की। आप लोगों को पता होना चाहिए, अब हम पढ़ेंगे बेस प्रमेय, है ना, बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम को पढ़ने के लिए एक दो बीच में और टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, और वो है एक प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन और एक प्रायिकताओं का संपूर्ण प्रायिकता एक प्रमेय है, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बात अब करेंगे बेस थ्योरम की। ठीक है, अब बेस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसकी भी मैं थोड़ी बात करूंगा, है ना, कि क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी बेस थ्योरम की, तो देखेंगे। अभी जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं 13.3 है। और अभी देखिए, बेस थ्योरम को पढ़ने से पहले, बेस प्रमेय को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें और सीखनी पड़ेगी। वो है क्या, ध्यान से देखना। एक तो आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि होती है ना, प्रतिदर्श समष्टि, जितने भी अलग अलग घटनाओं को मिलाकर बनने वाला जो समुच्चय होता है वो होता है प्रतिदर्श समष्टि। और इसका विभाजन ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा हमें पहले तो। उसके बाद में एक टॉपिक और आएगा, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। वो टॉपिक है संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय। अब इन दोनों को पढ़ेंगे ना, उसके बाद में हम बेस प्रमेय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करूं मैं प्रतिदर्श समष्टि S का विभाजन, तो विभाजन से नाम से पता चल रहा है कि हम S को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ेंगे, है ना, उसको ब्रेक करेंगे, अलग अलग विभाजित करेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, अगर मैं एक यहाँ पर वेन डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है, अगर आप इसे आप S मानते हो, ये पूरा क्या होता है, पूरा S होता है, ये पूरा S है। अब इसमें ध्यान से देखना, इसमें मैं एक काम करता हूँ, अलग अलग घटनाएं लेता हूँ। तो इतने को मैंने मान लिया ये E1 है, जो S है उसका इतना भाग है उसको मैंने E1 इवेंट पहला घटना मान लिया। इसी प्रकार एक मैं यहाँ और लेता हूँ और उसको मैंने लिख लिया यहाँ पर E2। यहाँ एक बात बोलूँगा थोड़ी देर बाद में, उसको आप समझना। इसी प्रकार मैंने एक यहाँ पर और लिख लिया E3। तो यहाँ इसी प्रकार और चलते रहेंगे, है ना, इसी प्रकार आगे और चलते रहेंगे। और यहाँ अगर मैं बनाऊँ तो एक काम करते हैं, इसको मैंने E4 लिखा, बीच में जो बच गया ना उसको मैंने क्या लिख दिया, E4। यहाँ भी मैं और बना देता हूँ, इसको मैंने लिखा E5, ठीक है। और ये लास्ट मैंने लिखा इसी प्रकार, लास्ट में EN भी आएगा, है ना, 1 2 3, या लास्ट में N भी आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, पहले तो मुझे बताओ कि S में कोई और जगह खाली बची है क्या, नहीं बची है। कुछ बच्चे सोच रहे सर ये बीच में खाली बच गया ना, बेटा बीच में जो खाली बचा है उसको मैंने क्या बोल दिया, E4। जो बीच में खाली पड़ा है ना उस पूरे को मैंने क्या बोल दिया, E4। यहाँ से ये हटा देता हूँ, इनके बीच में और बहुत सारे बन सकते हैं। ध्यान से देखना, E4 मैंने किसको बोला, ये जो बीच में पूरा पड़ा है ना खाली, इसको मैंने क्या बोला है, E4 घटना। अब यहाँ एक बात बताना कि बस इसी को बोलते हैं हम प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन। लेकिन इसके लिए जरूरी बातें क्या वो देखना। पहली बात तो ये है, आप मुझे बताओ कि यहाँ E1 या फिर इसके साथ आप किसी को भी देख लो, E1 के साथ अब आप दूसरी किसी घटना को देखो तो बताइए E1 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन आ रहा है क्या, इंटरसेक्शन बताइए कितना आता है किसी भी घटना का। चलो मैं यहाँ I लिखता हूँ और यहाँ मैं J लिखता हूँ, मुझे बताओ ये कितना आएगा, हर बार 5 आएगा। आप खुद देख लो। यहाँ एक चीज़ देखना आपको, यहाँ एक बार I का वैल्यू आप 1 रखते हो तो इसमें एक बात बता देता हूँ मैं कि I और जो J है वो बराबर नहीं है। I और J है क्या, वो 1 2 3 है,
1 2 3, आई और जे दोनों क्या है 1 2 3 है, लेकिन वो बराबर नहीं है। इन दोनों के मान 1 2 3 हो सकते हैं, लेकिन उनके मान एक साथ बराबर नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि E1 का इंटरसेक्शन आप E1 के साथ नहीं ले सकते, उसका इंटरसेक्शन आपको दूसरी घटना के साथ देखना है। तो अब मुझे ये बताइए कि E1 घटना में और E2 घटना में कॉमन है क्या? बताइए, नहीं कॉमन है। कॉमन होता कैसे वो भी देख लो। मान लीजिए ये E घटना हमारी E1 और ये घटना हमारी E2 है, तो बताइए इन दोनों में कॉमन नहीं है क्या? ये पार्ट दोनों घटनाओं में क्या है? कॉमन। पर यहाँ मुझे बताओ E1 में और E2 में कॉमन है क्या? इसी प्रकार E1 का E3 के साथ भी नहीं है, E1 का E4 के साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं है। आपको नजर ही आ रहा है कि E1 का किसी के साथ भी कंबाइन कॉम्बिनेशन नहीं है, इनका कोई भी सर्वलिस्ट नहीं है। तो सिंपल बात यह है, और E1 का नहीं, किसी का भी, E2 के साथ भी कोई साथ में नहीं है, इसी प्रकार E3 के साथ में भी कोई नहीं है, अलग है ये। तो इसका मतलब ये विभाजन हुआ है और इसके साथ में किसी का भी इंटरसेक्शन का कोई भी अवयव नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि E घटना और दूसरा जो E घटना है, या E1 E2 या E1 के साथ E3 ले सकते हैं, E के साथ EN भी ले सकते हैं, इनका कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। पहली कंडीशन तो ये है कि एक दूसरे का कोई भी उभयनिष्ठ चीज़ें नहीं है इनमें, है ना। तो यहाँ 1 2 लिखा है, इस प्रकार मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। 3 का आप 4 के साथ देख सकते हो, इसी प्रकार 5 का आप 3 के साथ देख सकते हो, किसी का भी, सबका आंसर कितना आएगा? 5। इसका मतलब है ये एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक नहीं है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ अगर आप E1 को और E2 को और इसी प्रकार E3 को और इसी प्रकार सभी को, इन सभी का अगर हम यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, इसका मतलब होता है मिलाते हैं सभी को। तो मुझे बताओ पहले से लेकर सभी आखिरी तक अगर सबको मिला दें तो बताओ क्या बनेगा? S। क्या बनेगा? S। ध्यान से देख लेना, इन घटनाओं को मिलाने से सबको S बनना चाहिए। और दूसरी बात, इनका जो इंटरसेक्शन है एक दूसरे का किसी के भी साथ, वो कितना होना चाहिए? 5। अगर इस प्रकार की घटनाएं हैं तो इन घटनाओं को हम बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन, है ना। प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन करने के लिए एक तो इनका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए और इनका जो यूनियन है सभी का, वो किसके बराबर होना चाहिए? S के बराबर होना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल और बताता हूँ। अगर मैं A घटना लेता हूँ और दूसरी घटना मैं B लेता हूँ, तो ध्यान से देखना, यहाँ मैंने लिखा 1 2 और 3, और B में लिखा मैंने 4 5 और 6, 4 5 और 6। पहले तो मुझे बताओ A घटना में और B घटना में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो कितना आएगा? 5। तो इसका मतलब ये रूल तो अप्लाई हो गया, है ना, ये वाला रूल तो अप्लाई इसमें हो गया। लेकिन अब अगर मैं ये लिखूं कि S जो मेरे पास है वो है 1 2 3 4 5 और 6, तो अब मुझे बताओ A यूनियन B, इन दोनों को मिलाने से S आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि A और B है ना, वो S का विभाजन करते हैं। तो एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ आ गया। पहली कंडीशन तो आपको ये समझ आ गई कि प्रतिदर्श समष्टि का विभाजन कैसे होता है ना, तो वो मैंने इस डायग्राम से आपको समझा दिया। दूसरी बात ये होगी कि संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय ये क्या है? तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय देखते हैं क्या है। ये डायग्राम काम आ जाएगा, यही बात सारी इसमें काम आने वाली है, ध्यान से देखना। बस थोड़ा सा एक फर्क आएगा, वो देखना क्या है। एक घटना, इस बार एक घटना ऐसी होगी ए घटना होगी ऐसी, ये A है बीच में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां मैं एक बात बोलता हूं, माना E1, E2, E3 ये सब EN तक, ये क्या है? सभी S का विभाजन है, S का विभाजन है, S का विभाजन है। अब ये अभी समझाया था ना, वही है। S का विभाजन क्यों है? क्योंकि इनका अर्थात EI में और EJ में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। आप I और J का मान कुछ भी ले सकते हो, पर इतना ध्यान रखना है कि I और J बराबर नहीं ले सकते, बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें हो सकता है मैंने बराबर नॉट इक्वल नहीं लिखा होगा, पर मैंने बोला तो यही था कि I और J बराबर नहीं होता है। दूसरी बात ये है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात ये कि E1 इंटरसेक्शन नहीं होता है, यूनियन होता है। यूनियन E2, यूनियन E3, यूनियन E4 और इसी प्रकार यूनियन EN,
इन सब का कितना आना चाहिए, एस आना चाहिए। अगर ये घटनाएं विभाजन है एस का तो ये दोनों कंडीशन होती है। इस कंडीशन में आपको एक घटना ए की प्रायिकता निकालनी है। अब एक घटना है ना वो इनमें नहीं है, इनको ये जो रूल है वो एक घटना के लिए नहीं है। ये जो रूल लिखे हैं मैंने दो, ये रूल विभाजन के लिए केवल। एक घटना तो देखिए कॉमन है, ए में और E1 में भी कॉमन है, ए में और E2 में भी कॉमन है। ये देखो अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये पार्ट बताइए कौन सा कॉमन है, ए का और E1 का है। इसी प्रकार ये देखिए ये जो पार्ट है वो पार्ट किसका है, ए का और E2 का है। तो ध्यान से देख लेना आप, इनमें तो कॉमन है पर E1 E2 E3 और En तक इनमें कोई कॉमन नहीं है ना। तो अब ध्यान देना, आपको ये बताना है कि बहुत सारी घटनाएं हैं जो विभाजन है एस का और वो E1 से लेकर En तक है। आपको प्रायिकता निकालनी है ए की। प्रायिकता किसकी निकालनी है, ए की। तो इसका जो सीरीज है वो मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है वो सब देखेंगे। ई की प्रायिकता निकालना है हमें तो इसका फॉर्मूला होगा P ऑफ ए, ठीक है, P ऑफ ए और साथ में होगा P ऑफ। अब मुझे बताइए इसमें हमें पहले से पता है कि ये घटना घटित हो चुकी है, ये E1 E2 E3 ये सब तो हमें पहले से पता है, ये तो मैंने बाद में लिखा है, ये सब पहले से जानकारी है, इनकी हमें पहले से जानकारी है। तो जो जानकारी होती है वो कहाँ आएगी, घटना नीचे, तो A बटे E1। इसी प्रकार P ऑफ A और P ऑफ A बटे E2। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसी प्रकार लिखता जाऊं इसे तो लास्ट में आएगा P ऑफ, इसमें बुक में देखना E है कि ये है, यहाँ पे बुक में देखो थोड़ा डाउट हो सकता है, P ऑफ A और P ऑफ A E होगा शायद, EN होगा, देखना तो बुक में देख के बताओ इसमें क्या है, EN है क्या, हाँ N होगा। मतलब यहाँ ये हुआ कि इसमें यहाँ पर E1 होगा और यहाँ भी E2 होगा और यहाँ क्या आएगा, EN आएगा, ठीक है। अब ध्यान देखना, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से क्यों बोला है, क्योंकि मैं इसमें देखो सभी को जोड़ रहे हैं हम, तब बोल रहे हैं संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, है ना। सिंपल बात ये है कि प्रायिकता हम निकाल रहे हैं ए की, पर ये ए घटना E के साथ भी हो सकती है, ए घटना E2 के साथ भी हो सकती है, E3 के साथ भी हो सकती है और EN के साथ भी हो सकती है। इसलिए इन सभी को जोड़कर निकाल रहे हैं। इन सभी को जोड़ने का जो तरीका है उसको आपको पता है, हम स्टैटिक्स में ये पढ़ चुके हैं 11th में या फिर 10th में, कि जोड़ने को हम सिग्मा से लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना कि ये J से प्रारंभ होगा 1 और N तक जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब मैं लिखूंगा, इसको अब लिखेंगे P ऑफ, अब इसमें देखिए पहला है तो तब E1 लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें पता थोड़ी है कि कितने 3 होंगे कि 4। अब ये घटनाएं E1 E2 कितनी भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, इसलिए मैं J लिखूंगा। तो यहाँ हम लिखेंगे EJ और P ऑफ A अपॉन EJ, ये होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया P ऑफ A। अब ध्यान से सुन लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी बेस प्रमेय में। ये जो मैंने फॉर्मूला अभी लिखा है इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। एक बात और, क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रतिदर्श समष्टि के विभाजन के फॉर्मूलों की या फिर संपूर्ण प्रायिकता के फॉर्मूलों की जरूरत हमें नहीं पड़ने वाली है, लेकिन बेस प्रमेय का जो फॉर्मूला है उसे बनाने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ये पहले समझा रहा हूँ, है ना। बाकी क्वेश्चन को करने के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बेस प्रमेय में जो फॉर्मूला होता है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेस प्रमेय की, तो वापस वही बातें कि बेस प्रमेय में वही चीजें सारी। अब ध्यान से देखना, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं ना, थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि सर क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे। आपके पास, ध्यान से सुन लेना, आपके पास एक थैला है, ठीक है, एक ये फर्स्ट थैला है। इसी प्रकार आपके पास दूसरा भी एक थैला है, इसमें 3 बॉल है वो रेड कलर की है और 2 बॉल है वो ब्लैक कलर की है। इसी प्रकार इसमें 5 बॉल है, 5 नहीं 4 लेते हैं, 4 बॉल है वो रेड कलर की है और 1 बॉल है वो ब्लैक कलर की है। तो ध्यान से देखना, अब आपको 2 तो थैले दे रखे हैं, उसमें ये बोलेगा कि हमें एक रेड कलर की बॉल चुननी है। अब उस रेड कलर की बॉल के थैले एक में से होने की प्रायिकता, आपको बॉल चुननी है एक, अब उस बॉल को चुनना है तो वो रेड कलर की होनी चाहिए। अब उस रेड कलर वाली बॉल का थैले एक में से होना की प्रायिकता निकालनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेस प्रमेय के थ्योरम पे। तो अब मुझे बताइए, ये रेड बॉल निकाल रहे हैं तो रेड तो इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन जो हम निकाल रहे हैं वो बॉल किस में होनी चाहिए, फर्स्ट में होनी चाहिए। तो ये करने के लिए हमें बेस प्रमेय की जरूरत पड़ेगी।
तो अभी मैं थ्योरी का जो बेस प्रमेय का पार्ट है वो करवा देता हूँ, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। अभी बेस प्रमेय का जो क्या है कॉन्सेप्ट वो बताता हूँ, इसे मैं नहीं हटाऊंगा क्योंकि बेस प्रमेय में इसकी भी जरूरत पड़ती है। देखिए ध्यान से सुन लो, बेस प्रमेय में ये कंडीशन अप्लाई होती है, ये जो मैंने यहाँ लिख रखी है विभाजन वाली, ये चीज़ें यहाँ जरूरत पड़ेगी। इस फॉर्मूले को एक बार रहने दो। तो बेस प्रमेय में वही चीज़ें ध्यान से देखना, इस बार ध्यान से सुन लेना। बेस प्रमेय में हमें पहले से पता है कि बॉल रेड है। अब मुझे बताओ, इसमें हमें पहले से पता है कि बॉल रेड है, जो घटना घटित हो चुकी है उसकी जानकारी हमें होती है पहले से, तो वो हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो ध्यान से देखना, लेकिन उसके ई फर्स्ट में होने की या सेकंड में होने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसको लिखने का तरीका होता है ई आई बटे ए। ध्यान से सुन लो, आप इस बात को समझना। मैंने ये बोला कि बॉल रेड है, चलिए मैं यहाँ ए लिखा है, तो ये जो नीचे घटना है उसकी जानकारी हमें होती है पहले से, तो उसको मैं नीचे लिखूंगा। अब ये बॉल है जो इसमें होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हम, मतलब E1 घटना में। अब E1 की जगह E1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, तभी मैंने EI लिखा है। आपसे एग्जाम में वो इस प्रकार भी पूछ सकता है कि इस रेड बॉल की प्रायिकता बताइए आप कौन से थैले में हो, दूसरे थैले में। अगर दूसरे में है तो फिर हम यहाँ क्या लिखेंगे, E2 लिखेंगे। अभी मैंने EI लिखा है, तो पहले थैले का बोलेगा तो हम 1 लिखेंगे और दूसरे का बोलेगा तो 2 लिखेंगे। अब ये ध्यान से देख लेना, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस चीज़ की आपको जानकारी पहले से है वो हमेशा नीचे आती है, और जिसकी हम ज्ञात कर रहे हैं वो कहाँ आता है, ऊपर। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। अब मुझे बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका खुद का फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन EI, और बटे में आता है P ऑफ A। अब ध्यान से देखना, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ध्यान से मुझे ये बताओ, P ऑफ A बटे EI, इसका फॉर्मूला आपको आता है, इसका तो आता ही है फॉर्मूला, है ना। जब घटना A हमें याद करनी हो और E का जानकारी हो, तो ये होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन EI, और बटे में होता है P ऑफ EI। अब मुझे बताओ, हमें तो जरूरत इसकी है, ये देखो इसकी जरूरत है ना हमें, तो इस PE को इस तरफ भेज दो, PE को मैं इस तरफ भेजूंगा, तो PEI ये इस तरफ आ गया, इसके साथ गुणा में कौन है, P ऑफ A बटे EI। ध्यान से सुन लो, इसकी जगह मैं इसको यहाँ भेज कर लिख रहा हूँ, और भाग में क्या आएगा, भाग में आएगा PA। अब बताइए PA क्या है, ये है संपूर्ण प्रायिकता। PA मैंने बोला था कि जब बेस पर में हम पढ़ेंगे तो अब इस PA की जरूरत पड़ेगी, तो अब ये कहाँ आएगा, इसके भाग में। तो यहाँ आएगा सिग्मा J1 से N तक, और यहाँ आएगा P ऑफ EJ और P ऑफ A अपॉन EJ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर आपको ये बोले कि ये जो क्रिकेट की बॉल है, यहाँ कोई भी घटना हो सकती है, बॉल की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है यहाँ, तो यहाँ ये ध्यान से सुन ला, ये एक चीज़ है। अब इसका पहले थैले में होने की प्रायिकता निकालनी हो तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 1 आएगा, है ना। नीचे क्या आएगा वो बता देता हूँ मैं, नीचे जितने थैले हैं ना उतने आएंगे। अब बताइए इसमें कितने थैले, 2, तो यहाँ पर n का मान 1 से लेकर 2 तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक। अगर थैले 3 हैं तो n का मान 1 से 3 तक जाएगा। तो ये बात हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, है ना। तो अब ये हो गया हमारा बेस पर में कंप्लीट, और ध्यान से सुन लेना, ये है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन वगैरह हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आप देखते रहिए RNTS स्कूल सरदार से। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।